हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी स्वागत करता हूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। टुडेस टाइटल इज टू स्टडी कूलम्स लॉ। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। एग्जैक्टली क्या है ये लॉ जानने की कोशिश करेंगे। इस लॉ की एक रफ आइडिया आपको स्कूल डेज से थी, मेरे पिछले एपिसोड में भी मैंने इसके बारे में आपको रफ आइडिया दिया है। आज इसको पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क ले आ सकता है, 2 मार्क ले या तो 3 मार्क ले। 1 मार्क ले तो सिर्फ लॉ देना, 2 मार्क लिया तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दे देना, और अगर 3 मार्क लिया तो उसका वेक्टर नोटेशन में भी एक्सप्रेशन दे। ठीक है, 1 मार्क के लिए सिर्फ लॉ, 2 मार्क के लिए विद फॉर्मूला लॉ बताइए, 3 मार्क के लिए तो साथ में वेक्टर नोटेशन भी एक्सप्रेस कीजिए। क्लियर? चलो लेट्स बिगिन विद कूलम्स लॉ। इसको समझने के लिए आपको ये लॉ काम किस पे करता है ये जानना जरूरी है। ये लॉ वर्क करता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। इसको जानने के पहले फोर्स की कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। ये व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस। तो हम इसको क्लासिफाई कर देंगे बच्चों 2 टाइप में। एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स और एक बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा फोर्स कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स का एकदम बेहतरीन एग्जांपल स्कूल डेज में टीचर ने बताया, बच्चों ये टेबल टॉप है, मान लो यार, ठीक है, ये उसके ऊपर रखा डस्टर है, नीचे बस डस्टर रहता है, तो ये देखो अपने इसको टच किया, धक्का हमारा, तो एक फोर्स अप्लाई किया जिससे ये आगे बढ़ा। ये था कांटेक्ट में आने के बाद अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कब लगा? जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को छूते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स में क्या क्या आ सकता था? जैसे भी मैंने ऑब्जेक्ट को पुश किया, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते थे, पुश कर दो, पुल कर दो, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। इस समय एक और कांटेक्ट हो रहा है, ये टेबल टॉप का डस्टर के सरफेस के साथ, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे को छू रहे हैं, तो दैट आल्सो बिकम्स ए कांटेक्ट फोर्स। ये बात समझ में आ रही है आपका? तो कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में सबसे पहला आता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, दैट बिकम्स अ कांटेक्ट फोर्स। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। ये भी आप लोग ने 11th के बेसिक्स में सीखा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पे रख दे तो ये अपने वेट से इसके ऊपर लगाता है एक्शन, दैट इज वन फोर्स, और ये सरफेस उसके लिए थर्ड लॉ पे चलते लगाते हैं रिएक्शन, जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर मैं डायग्रामेटिकली से समझो, ये फोर्स को जो आपने ऐसे सीखा है, दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर रख दिया हमने कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर मास ये रहा, और यहाँ पे उसने अप्लाई किया एक्शन इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेट, जो m और g के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एज अ रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट को ये सरफेस देता है एक रिएक्शन, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नाम में छुपा ये रिएक्शन है, एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोला, इसको समझने के लिए देखिए, इसकी डायरेक्शन और सरफेस के बीच में 90 का एंगल बना है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल। ठीक है, तो सरफेस के साथ ये रिएक्शन 90 का एंगल बनाता है, इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज अगेन अ फोर्स बिकॉज़ एक्शन इज अ फोर्स, सो रिएक्शन भी एक फोर्स है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इसे फोर्स मानते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल हम कई बार n लेते हैं, दैट इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को छुआ है, दैट बिकम्स अ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ तक भी समझा? इसके अलावा टेंशनल फोर्स, ये चीजें आपको पेंडुलम ऑसिलेशंस ऐसी चीजों पे पढ़ते रहे हैं। टेंशनल फोर्स कैसा होता था, इसको भी जल्दी से रिकलेक्ट करो। ये हमारे पास रूफ से हमने स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग के नीचे बॉब लगाया, ठीक है। तो बॉब क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने मास से एक वेट का फोर्स नीचे लगा है और स्ट्रिंग से टाइट हो जाती है, खींच जाती है। स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव आता है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स या टेंशनल फोर्स। इन शॉर्ट कॉल्ड एज टेंशन, मॉलिक्यूलर टी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी स्ट्रिंग और इस बॉब के आपस में कांटेक्ट बना हुआ है। बॉब ने स्ट्रिंग को नीचे खींचा, स्ट्रिंग ने बॉब को ऊपर खींचा, ठीक है। तो ये कांटेक्ट का फोर्स कहलाता है टेंशनल फोर्स, यानी कि टी, टेंशन फोर्स। यहाँ तक समझा? इसमें हर ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे को छुआ है। इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों, आपका सिलेबस बड़ा प्यार से डिफाइंड है। 11th पे जो टाइप के फोर्सेस पढ़े थे वो सब कांटेक्ट फोर्सेस कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। और 12th में आप जिस तरह के फोर्सेस पढ़ोगे वो आपके आएंगे नॉन कांटेक्ट वैरायटी के फोर्स। एक नॉन कांटेक्ट फोर्स 11th में भी पढ़ा है, किसी को याद है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वो 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, वैसे तो 10th में भी पढ़ा था। सूडो फोर्स एक्चुअली इज नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। वैसे हिंट देता हूं, जो आपने रियल फोर्सेस की 3 वैरायटीज पढ़ी थी उनको याद करो। सबसे सिंपलेस्ट वाली चीज, अरे बाप रे, सबसे सिंपलेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फिर आपका फिजिक्स का क्या है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ाने में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे पहले आपने 11th में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डिटेल्स हमें 12th में पढ़ना रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस की स्टडी भी 12th में है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करके पढ़ लो या मैग्नेटिक फोर्स अलग से और इलेक्ट्रिकल फोर्स अलग से पढ़ लो, ये सब 12th में आता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक रियल फोर्स आपने पढ़ा 11th में, दैट वाज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों? अब धरती अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से चांद को घुमा दी है। धरती से कोई चांद तक रस्सी बंधी है, उसे पकड़ के घुमाया जा रहा है, यस और नो? तो कोई रस्सी नहीं है, कोई एक दूसरे को धरती और चांद ने पकड़ के नहीं रखा है, फिर भी फोर्स काम कर रहा है, जिसे बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक दूसरे को छुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पहले पढ़ा था, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स था। इसके अलावा इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो चार्जेस एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे व्हाइल अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन बिकम्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। तीसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। इसी कैटेगरी में तीसरा फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आप बोलोगे सर दिस इज मैग्नेट, दिस इज आयरन, ये तो चिपक जाते हैं। बेटा फोर्स पहले लगता है, चिपकते बाद में। वो तो आफ्टर इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा, फोर्स इनको खींच के लाया, बाद में चिपके। चिपके इसके लिए फोर्स नहीं है, फोर्स था इसके लिए चिपके। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। अगर आप दो नॉर्थ पोल को आमने सामने लेके आए, दो नॉर्थ पोल को आमने सामने लाइए, एक अलग मैग्नेट एक अलग मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है, तो बोलेंगे सर मोबाइल को मैग्नेट बोल रहे हैं, मान लो ये मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ पोल, दोनों को सामने लाए, विल रिपेल। ठीक है, एक का साउथ पोल घुमा के लेके आओ तो विल अट्रैक्ट। लेकिन ये अट्रैक्शन रिपल्शन पहले ही चालू हो गया ना कि चिपकने के बाद हुआ? पहले ही चालू हो गया, मतलब कांटेक्ट करने के पहले ही ये फोर्स शुरू हो जाता है, मतलब इस फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो गलतफहमी में नहीं रहना कि आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, तो चिपक गए तो कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स पहले ही काम करना शुरू कर देता है। इफेक्ट के तौर पे मैग्नेट के लाइक फोर्स चिपक सकते हैं या आयरन फाइलिंग चिपक सकते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, तो से आप कांटेक्ट वाला फोर्स मत समझ लेना। एम आई रियली क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्सेस की डिटेल स्टडी हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में करेंगे। फिर वी विल हैव अ चैप्टर कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर भी देखेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस को। ये चैप्टर क्लास में डील कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, व्हिच इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। उम्मीद करता हूं सारे फोर्सेस का एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना बेटा प्लीज, या कोई फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले लेना। ठीक है, यहाँ पर आप एक फोर्स और मैं जोड़ दे रहा हूँ जो इस चैप्टर का है, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं बोलते इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसा हम इसको नाम दे सकते हैं। Trying to understand electrostatic force right now, जो हमारे इस चैप्टर का थीम है, to understand Coulomb's law, हमें पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है उसे समझना पड़ेगा। इसके लिए समझिए दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस है अनलाइक चार्जेस? क्या लगता है? तो ये अट्रैक्शन का फोर्स पहले ही शुरू हो गया, उसके चलते एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बनना चाहिए। लेकिन अभी मुझे जो बोलना है वो ये फोर्सेस स्टैटिक फोर्सेस है। अब वो हिल तो रहे, हिल तो अट्रैक्शन की वजह से रहे। पहले जब फोर्स अप्लाई किया था तब कैसे थे? स्टैटिक थे। फिर इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन के चलते पास में, हमें इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन से पास में आ रहे उसको ऊपर ध्यान नहीं देना। हमें क्या देना? कि वो एक दूसरे से दूर थे, थोड़े से दूर खड़े थे, स्टैटिक थे, तब भी उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया था, इसलिए नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये अपोजिट चार्जेस में ही एग्जिस्ट करता है? तो वो लाइक चार्जेस में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को छुए वगैरह अप्लाई हो गया तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अपोजिट चार्जेस के बीच में आप देख रहे थे तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन लाइक चार्जेस के बीच में देखो तो दैट वुड बी ए रिपल्सिव फोर्स। इस पूरी स्टडी का श्रेय जाता है इन अंकल को, थोड़े बहुत मुझसे मैच करते हैं, है ना? तो ये अंकल का नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। इतना भयानक नाम याद नहीं रहता, फ्रेंच नेम। ठीक है, फ्रेंच भाषा का उच्चारण भी बड़ा अजीबोगरीब रहता है, अपने को जो दिख रहा है वैसा कई बार प्रोनाउंसिएशन होता नहीं। हमें इतना वर्ड भी याद रह जाता था। एंट्रेंसेस में भी इनका कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए मतलब मत करते बैठना। कूलम्ब इनका नाम था। अब ये व्यक्ति बड़े फेमस रहे हैं बाय गिविंग कूलम्ब्स लॉ। कुछ लोग बोलते हैं कॉपी कैट थी, इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कॉपी करी, बट एग्जैक्टली मैं इसे कॉपी कैट नहीं बोलता। क्यों? कि न्यूटन्स लॉ में हम मासेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करते हैं, मासेस में कभी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता। लेकिन इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो इन्होंने नकल अगर करी भी है
साथ में अपनी अकल लगाइए। नकल करने के लिए अकल भी लगती बोलते हैं ना, जिन्होंने नकल के साथ काम किया है तो इनको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी मर गया तो नकल था नहीं था बोल के कोई फायदा नहीं है। लेट्स नेम इट कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स या कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे अलग अलग नामों से आप इनके लॉ को जान सकते हैं। अब ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कूलम्स लॉ में आता है, ये एग्जैक्टली क्या बोलता है? जितना आपको पता है वो सब सही है, बट उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करते जाऊंगा। उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से सुनना। जब तक कोई भी लॉ का स्टडी करते हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ कंडीशंस के बगैर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बार बार ये बोलते आया हूँ हमेशा अलग अलग लॉस के वक्त, व्हेनेवर यू हैव अ लॉ देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, वो ओबे हो जाए तब वो लॉ वैलिड होता है, अन्यथा वो लॉ वैलिड नहीं होता। अगर कूलम्स लॉ को वैलिड होना है तो कौन सी कंडीशंस लगती है, हम वहां से शुरू करेंगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं करना जैसे आप न्यूटन्स लॉ में भी गलती किए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। डायरेक्टली ऐसे शुरू यहाँ पर भी नहीं करना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। भाई चार्जेस के ऊपर कुछ कंडीशन होगी, कुछ शर्तें वो चार्जेस रोते करते होंगे, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उसी तरह से शुरुआत करेंगे। तो स्टेटमेंट पहले देख लो, समझ लो, लिखना है तो बाद में लिख सकते हैं, पहले समझ लेना, डायरेक्टली कॉपी मत करो, बिना समझे कोई फायदा नहीं इसको लिखने का। चलो भाई जल्दी जल्दी। ठीक, हियर इज द स्टेटमेंट। इसको समझने के लिए आपको कंडीशन समझनी जरूरी है। हमें ये लॉ तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो। ठीक है, तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 चार्जेस। तो मिनिमम ऑफ 2 चार्जेस चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 चार्जेस। ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? तो ये चार्जेस बच्चों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। तो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पॉइंट चार्जेस? बच्चों आपको मैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। सपोज दिस इज ए ऑब्जेक्ट और मैंने इसे पॉजिटिवली चार्ज किया, मतलब इसके पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ होगा, इसे हम चार्ज बॉडी बोलते हैं। पॉइंट चार्ज नहीं बोलते, चार्ज बॉडी बोलते हैं। कंसीडर अनदर सरफेस, इसके ऊपर मैं सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया सपोज। ठीक है, ये भी चार्ज बॉडी हो गई। दिस चार्ज बॉडीज डू नॉट ओबे, because these charged bodies do not obey Coulomb's law. Coulomb's law obey करवाने की सबसे पहली शर्त है कि हमें जो भी दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, यानी जो भी दो चार्जेस ले रहे हो पॉइंट चार्जेस, they should be very discrete, they should be very small. ठीक है, क्या बोला समझ में आ गया? और छोटे से चार्जेस होने चाहिए। अब यहां तक तो आपने देखे कि आपके पास दो चार्जेस चाहिए और वो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस चाहिए। अगला फीचर के बोथ चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, मतलब ये हिलना डुलना नहीं करना चाहिए। चार्जेस यानी हम बोल सकते हैं चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, और रेस्ट मतलब स्टैटिक, रेस्ट मतलब स्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब स्टैटिक रहेंगे तभी तो उनके बीच के फोर्स को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूंगा। जैसा फोर्स हम इसमें सीखने वाले, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम इन दो पॉइंट्स पे रखेंगे ये कैसे होना चाहिए? स्टैटिक। तो मान लेते हैं पहले चार्ज का वैल्यू है प्लस Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 विद अ नेगेटिव साइन। तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए, लेकिन ये चार्जेस भी दोनों के मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर एट रेस्ट। ठीक है, इतनी कंडीशंस आप ओबे करते हैं तो फिर कूलम्स लॉ स्टार्ट होता है। ठीक है, कूलम वाज वेरी क्लियर इन दिस कांसेप्ट, दिस इज नॉट फॉर ऑल द चार्ज बॉडीज, नॉट फॉर ऑल द चार्जेस, सभी के लिए लॉ लागू नहीं होता है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लागू होता है। लेकिन यहाँ पर बोलो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दुनिया भर के हर मास पे लागू होता है, भले वो पॉइंट मास हो या हैवी मास हो। राइट, इसको क्लियरली हम न्यूटन का कॉपी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वहां पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता था, यहाँ पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव कोई भी टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, इसलिए भी मैं यहाँ पर इसे कॉपी नहीं बोलता। क्या प्लैनेट्स रेस्ट कर रहे थे? वहां पे मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, कि यहाँ पे चार्जेस को रेस्ट होना जरूरी है। तो मुझे वो लोगों से बहुत सख्त नफरत है जो इन्हें कॉपी कैट बोलते हैं। कूलम्स को कॉपी नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने अपना इनोवेटिव आइडियाज इसमें जोड़ा है, गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट। वैसे तो कॉपी हर कोई करता है, मेरे टीचर ने जो मुझे पढ़ाया मैंने अपने कॉपी में कॉपी किया। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम अपने कॉपी में कॉपी कर रहे हो, तो उस हिसाब से तो सभी कॉपी कैट हो गए। एनीवेज, बैक टू आवर टॉपिक। शर्तें ख्याल रहेगी पक्का? क्या क्या शर्तें हैं? मेरे पास
दो पॉइंट चार्जेस होना चाहिए कम से कम। वो कैसे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितने चाहिए चार्ज? दो। कैसे होने चाहिए वो? पॉइंट चार्जेस। और वो पॉइंट चार्जेस कहां पर होना चाहिए? रेस्ट। अगर ऐसा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब लॉ के एक्चुअल बॉडी में आ रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। वेयर इज द वर्ड मैग्नीट्यूड हियर? इस वर्ड को मिस मत करना बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए मेरे क्लास में पढ़ने का एज कंपेयर टू अदर क्लासेस। हम हर वो बारीक चीज को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप इसमें से एक भी वर्ड मिस करो, मैं आपका कोई ना कोई एमसीक्यू बिगाड़, एमसीक्यूज बिगड़ जाएंगे अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड को मिस कर दो। इतने प्यारे प्यारे टीचर्स है, इतने सुंदर एमसीक्यूज बनाए कि इसमें से जिस वर्ड को भी आप मिस करोगे कोई ना कोई एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग कर ले जाओगे। इसलिए हर वर्ड को ध्यान रखना। जैसे अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बोल दूं तो मुझे यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बोल दो तो वहां पे माइनस क्यू तो माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब उसका नेगेटिव साइन अगर किसी का है तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा, उसे नहीं लेना है। ये भी समझ में आ गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। किसी का प्लस साइन है माइनस साइन, उसे इग्नोर कीजिए। साइन कन्वेंशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। यहां तक समझा? आपको मैग्नीट्यूड लेना है। इसके बाद लॉ का सेकंड पार्ट बोलता है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस चार्ज और उस चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम आर बोल दे रहे हैं। मे बी यू रीड सर्टेन बुक्स, उन्होंने डी बोल देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस को डी बोलते हैं या आर बोलते हैं। काफी किताबें आर बोलती है, काफी किताबें डी बोलती है। मैं आर के साथ चलूंगा तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यहां तक खत्म नहीं हुआ लॉ। क्यों खत्म नहीं हुआ? आप तो बोलेंगे आप सारी चीजें आ गई, नहीं आई। फोर्स स्केलर है या वेक्टर, इतना रिकलेक्ट करो। 11th में आपने पढ़ा है फोर्स स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है ना। फोर्स को डायरेक्शन होगी। फोर्स अगर वेक्टर है तो फोर्स को क्या होगी? डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है ये बताना जरूरी है। वो डायरेक्शन क्या है ये बताना जरूरी है। ये डायरेक्शन को मिस करने से भी एमसीक्यूज के बैंड बचते, हमने कई बार देखा है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट जब आप रीड करोगे अगर तो उन्होंने बड़े सुंदर क्वेश्चन बनाए हैं, न्यूमेरिकल वैरायटी क्वेश्चंस। उसमें देखना जहां डायरेक्शन को आपने भूले वहां आपका वो न्यूमेरिकल बिगड़ा। और उन क्वेश्चंस को देख देख के एंट्रेंस वालों ने भी बहुत क्वेश्चंस बना डाले आज तक। यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस दैट डायरेक्शन बिकॉज़ फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये डायरेक्शन क्या होती है इसको भी जान लें। वेयर इज द डायरेक्शन? तो हमारे ये दो चार्जेस है बच्चों, समझाने के थोड़े से बड़े बना देता हूँ दिखाने के लिए ताकि आपको दूर से भी समझ में आए। Now we have a line joining these two charges. हम एक लाइन बनाते हैं which is joining these two charges. एक लाइन बना दी joining the two charges. Imaginary line. वहां पे हकीकत में ऐसी कोई लाइन नहीं है। हम बोलेंगे this is a line joining the two charges. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक को प्लस और एक को माइनस दिखाया, मतलब अपोजिट चार्जेस दिखाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। This would force of attraction will be working on the line joining the two charges. जिस लाइन पे दोनों चार्जेस कनेक्ट हो रहे उसी लाइन पे फोर्स काम करेगा। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, अगर मैंने चार्जेस को लाइक चार्जेस कर दिए मतलब Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव ले लिया, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो बच्चों रिपल्शन होगा, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ काम करेगा? बच्चों दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसने इसको इधर धक्का मारा और इसने उसको उधर धक्का मारा। अभी ये फोर्स किधर काम कर रहा है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये समझे? पहले ने दूसरे को उधर धक्का मारा रिपेल किया, उसने इसको इधर धक्का मारा रिपेल किया। रिपेल का मतलब दो धक्का मारना ना, लेकिन धक्का किधर मार रहा है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जिन दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे उन दो चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन होगी ये फोर्स हमेशा उस लाइन पे काम करेगा, भले अप्रोचिंग ईच अदर या भले रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पे ये फोर्स काम करेगा। बात समझ आई? तो हमारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन कवर करते चल रहे हैं। उसके बाद चाहे तो आप लिख लेना। हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या बोला? हमें दो चार्ज चाहिए मिनिमम। कैसे चार्ज चाहिए? पॉइंट चार्जेस। कहां पर होना? एट रेस्ट। अगर ऐसा है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
repulsion is directly proportional, here are directly proportional to the product मतलब multiplication, product of the magnitudes of the charges, मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, उसका नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional, और बोले तो reciprocal में, और the square of, here are square of distance between them को हमने r माना है, ठीक है, say this is q1, say this is q2 with the negative sign, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना, तो r, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सिर्फ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके बाद मेन चीज आ रही है, ये जो फोर्स है इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी यहाँ पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इट वुड बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस, रिपल्सिव भी रहता तो अलोंग द सेम लाइन में होता, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, ये बात ख्याल में आ गई, क्या यहाँ के लॉ का एक एक वर्ड क्लियर हुआ, हर एक वर्ड की इंपोर्टेंस क्लियर है, अपने आप को पूरा सेंटेंस एक स्ट्रोक में रट्टा मारने की कभी कोशिश मत करो, ठीक है, आप जैसे सोचना शर्तें क्या क्या है, फिर आउटपुट क्या क्या है, और एंड में फोर्स वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, शर्तें क्या क्या है, मिनिमम 2 चार्जेस चाहिए, पॉइंट चार्जेस चाहिए, रेस्ट पे चाहिए, ठीक है, ऐसा हो जाए तो उनके जो फोर्स का या रिपल्शन होगा व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नहीं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, खत्म मत करना, और दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द joining the two charges, ये अगर तोड़ के अगर याद करोगे तो स्टेटमेंट का कुछ भी पार्ट मिस नहीं होगा, वन स्ट्रोक में रट्टा मारोगे स्टार्टिंग से एंड तक कुछ ना कुछ तो पक्का स्किप हो जाएगा, कभी वो मैग्नीट्यूड वर्ड स्किप हो सकता, या फोर्स की डायरेक्शन स्किप हो सकती, या तो फिर वो आप कंडीशन ही भूल जाओ स्टार्टिंग की, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मैंने अक्सर देखा बच्चे कंडीशंस वर्ड भूल जाते, ठीक है, ये मैंने अक्सर देखा है, directly the force of attraction and repulsion is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, फुल हो गया लॉ, इतना कर देते, कोशिश करना कि पूरा याद करें और प्रॉपर तरीके से लिखें, इसका फोटो ले लो, घर में बैठ के आराम से लिखो, हो गया, बच्चे फोटो ले रहे यहाँ से ग्रुप में डाल दे, अब ये जो लॉ हुआ सेट विल फेच यू ओनली 1 मार्क, का मैथमेटिकल वर्जन बना के प्रेजेंट करने के आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क और मिलेगा, उससे कैसे प्रेजेंट करोगे, तो हमने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये ऐसा हो, फिर हमने बोला ये फोर्स रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से भी प्रोपोर्शनल है, ये ऐसा हुआ, बट ये तो वही फोर्स है ना कि अलग अलग फोर्स है, ये फोर्स है, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक ही बार एफ लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक ही बार एफ लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड भी कंबाइन अगर हो जाएगा इट वुड बी q1 into q2 अपॉन r, ये समझ गया कि डायरेक्टली, आपको समझे कि स्टेप पढ़ा के बताओ, समझ रहा है, फाइन, अब हमारे मैथ्स टीचर जिंदाबाद, बोलो मैथ्स टीचर की, उन्होंने सिखाया है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आता है किसी भी इक्वेशन में उसे हर बार हटाना है और उसे रिप्लेस करना है इक्वल टू कांस्टेंट्स, तो प्रोपोर्शनैलिटी जब भी जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा और बाकी सारे टर्म्स जो भी है वो एज इट इज रह जाएगा, एज लेफ्ट साइड में लिखा q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट साइड में डाला, पक्का, अब ये जो k है कांस्टेंट, मैथ्स के हिसाब से तो वो खत्म हो गया, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल के खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक स्पेसिफिक तरीके से कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन की मेथड अभी आपके कोर्स में नहीं है इस समय, इसे अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल द चैप्टर EM वेव्स, EM वेव्स में हम इस k की डिटेलिंग में और ले जा सकते हैं, आपको फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि k is equals to 1 divided by 4 by epsilon naught, 1 is a number, 4 is a number, pi is a number, epsilon naught आपके लिए नया हो गया, ये वर्ड की स्पेलिंग लिख देता हूँ बेटा, epsilon, ये इंग्लिश का ई नहीं है, डोंट राइट इट एज इंग्लिश का ई, ये ग्रीक भाषा का अल्फाबेट है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ये अल्फाबेट का नाम ही है एप्सिलॉन, तो
ऐसा सिंबल जब भी दिखेगा आप उसे एप्सिलॉन नाम से रीड करोगे, ठीक है। ये सिंबल का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? ये एप्सिलॉन की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से है, इसके मदद से साइंटिस्टों ने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करके बताया। ये अकेला ही नहीं है, साथ में म्यू नॉट रहता जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद कभी थोड़ा सा बहुत अर्ली हो जाएगा आपको मैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बोलूं तो। फिलहाल अपने ध्यान रखो कि एक साइंटिस्टों द्वारा ऑब्टेन्ड कांस्टेंट है, इसकी मदद से फ्यूचर में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेशन देखी जा सकती है। एप्सिलॉन इसे नाम से जानते हो, नीचे बेस में जीरो जब लिखते हैं, इसका नाम था एप्सिलॉन है, जीरो का नाम है नॉट। ये अमेरिकन वर्ड है टू रीड जीरो। जैसे अगर आपको 101 बोलना है तो बोलेंगे 101। अमेरिकन से क्या पढ़ेंगे? 101, तो जीरो को नॉट बोलते। जैसे अभी 100 100 को अमेरिकन अपनी स्टाइल में 100 या 100 ऐसे बोलते, जीरो को नॉट कर। अब अपने अंदर अचानक अमेरिकन लोग आ गए तो हमें इसे पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट। कुछ बड़े स्वदेशी टीचर रहते हुए एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ते, ठीक है। तो उनका भी इज्जत रखना, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से अंग्रेजी सीखे और अंग्रेज लोग से जीरो बोलते थे। अगर टीचर एप्सिलॉन जीरो बोले तब भी सही है, एप्सिलॉन नॉट बोले तब भी सही, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे नॉट यानी कि जीरो कर क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है? नॉट मतलब, हाँ वो केमिस्ट्री वाले लोग प्योर प्योर लेकर आ गए, केमिस्ट्री बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ है। केमिस्ट्री में जीरो बोले तो प्योर मतलब इंप्यूरिटीज आर जीरो, मतलब इंप्यूरिटीज पे है ही नहीं। यहाँ पे जीरो का मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब सॉलिड लिक्विड गैस भी नहीं, एटमॉस्फेयर की एयर भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है तो वैक्यूम है। कुछ भी नहीं है मतलब वैक्यूम है। यहाँ पे जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जीरो मतलब कुछ नहीं, तो जिसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। और बोलेंगे फुकट में जगह कहाँ मिल रही? चांद पे मिल रही है, ठीक है। फ्री स्पेस इज ए अल्टरनेटिव वर्ड फॉर वैक्यूम। वैक्यूम की ये सही स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग सही है, पहचानो। स्पेलिंग ए स्पेलिंग बी, कौन सी सही है बच्चों? ए वाले लोग हाथ उठाओ, ए वाले लोग अच्छे से हाथ उठाओ, बढ़िया। बी वाले लोग हाथ उठाओ, ठीक है। ए वाले लोगों ने जिन्होंने सीबीएसई में पढ़ाई करी उनकी फीस डूब गई, स्टेट वालों की तो ऐसी डूब गई, ठीक है। तो उनको अगर करने की बड़ी कम फीस जाती स्कूल में, सीबीएसई वाले भर भर के लेते, ठीक है। तो उनकी लुटिया लोग गए, गलत स्पेलिंग सिखाए, ठीक है। यकीन नहीं आता तो आप गूगल बाबा जी को पूछ लो, डिक्शनरी खोल के देखो। डिक्शनरी खरीद स्कूल वाले जब मोटा मोटा डिक्शनरी खरीद लो, अपन ने तो कवर पेज पे बड़े मुश्किल से अपना नाम लिखना होगा, नहीं तो वो भी नहीं किया होगा। एग्रीड? तो बंद डिक्शनरी को आज खोल के उसमें से चेक कर लो, या गूगल बाबा जी को पूछ लो, वो बताएगा ये सही स्पेलिंग है और ये आज तक आप गलत फहमी में जी रहे थे, ठीक है। बैक टू आवर टॉपिक, वैक्यूम की सही स्पेलिंग ये है, लेकिन एग्जाम में वैक्यूम लिखना नहीं। जो क्यों? बहुत सारे टीचर्स को आज भी नहीं पता कि फ्री स्पेस को वैक्यूम बोलते, और वो लोग आपके पेपर जांचेंगे। मैं नहीं जांच रहा आपका पेपर, बोर्ड में वो लोग जांचेंगे जिनमें से काफी लोगों को नहीं पता कि फ्री स्पेस का ही ऑल्टरनेटिव वर्ड, ज्यादा सिंपल वर्ड वैक्यूम है। अंग्रेजी में आप जिसे वैक्यूम बोलते हैं, हिंदी में इसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में उसे फ्री स्पेस बोलते हैं, इतनी खाली जगह, इतनी खाली है, हवा भी नहीं, पानी भी नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, कछु नहीं है। जब कछु नहीं है तो जगह फ्री है, खाली है, कुछ नहीं है, नॉट, नथिंग, नथिंग। अब ये जीरो का सिंबल था, मैंने समझा, इसका मतलब भी समझे, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ये जो दो चार्जेस थे ना बेटा, जिसके बीच में आपने Q1 Q2 के बीच में फोर्स नापा है, Q1 Q2 के बीच का फोर्स नापते हैं, हमने इनके आजू बाजू में क्या रखा है? कुछ नहीं, फ्री स्पेस है। कितना भारी कॉन्सेप्ट हो गया ये। मैंने ये चार्जेस को उठा के स्पेस में ले जाना, तो वहां पे फ्री स्पेस में दो चार्ज रख के इनके बीच में स्टडी करना, थोड़ा सा भारी हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन ठीक है कि वैक्यूम में दो चार्जेस रखेंगे फिर स्टडी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम दो चार्जेस को वैक्यूम में नहीं रख सकते, क्योंकि हमें वैक्यूम धरती पे 100% बनाता नहीं आता। अब हमारे पास वैक्यूम पंप्स होते तो सक्शन कर करके हवा को मोर देन 99% खींच लेते हैं। तो वी आर अप्रोचिंग क्लोज टू वैक्यूम, वी डोंट हैव अ परफेक्ट वैक्यूम। धरती पे हमारे पास परफेक्ट वैक्यूम नहीं होता। तो ये आइडियल सिचुएशन है बच्चों, प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। अब आप बोलेंगे वैक्यूम क्यों चाहिए सर, पूछो तो बताओ। कूलर पगला थोड़ी था ऐसी बातें करने के लिए, ठीक है। वैक्यूम क्यों चाहिए? वैक्यूम इज अ बैड कंडक्टर। The bad conductors don't allow charge to flow.
तो चार्जेस हो गए स्टैटिक, और अब स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया क्या? वैक्यूम इज अ दैट कंडक्टर, चार्जेस में फ्लो नहीं होते, चार्जेस फ्लो नहीं होते तो स्टैटिक रह पाएंगे, तब ये फोर्स की स्टडी एक आइडियल सिचुएशन में कर पाएंगे। अब आपको एक सब प्रैक्टिकल बातें बताओ। वैक्यूम धरती पे नहीं बन रहा 100%, तो क्या कर सकते हैं चार्जेस को स्टैटिक रखने के? पर्पस तो ये ना चार्जेस को स्टैटिक रखना है, चार्जेस को इधर उधर भागने से रोकना है। बच्चों आपको मटेरियल्स के अंदर कैरेक्टर टाइप्स बताए थे पिछले एपिसोड में, याद करो क्या थे? गुड कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और insulators. Very good. Insulators they are bad conductors. Where they are allowing charges to flow under normal conditions. Normal conditions में charges को flow होने नहीं देते। बच्चों जिनको आप insulators कहते हैं, जो charges फ्लो होने नहीं देते, क्या मैं उनका इस्तेमाल करके charges को रोक सकता हूँ? ये दो charges है, इनके बीच में मैं क्या करूँगा? इंसुलेटिंग मटेरियल भर दूंगा, उसकी वजह से वो चार्जेस वहीं रुके रहेंगे, अट्रैक्शन में जाके चिपक नहीं जाएंगे, रिपल्शन में नहीं भागते, जो पीछे भी वही मटेरियल भरा पड़ा है। तो इंसुलेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, इसके वजह से भी चार्जेस स्टैटिक रखा जा सकता है। और धरती पे इंसुलेटर्स की कमी नहीं, ना हो जाए वुड, प्लास्टिक, बोलो सिल्क, रबर, माइका, एबोनाइट, एम्बर, ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपको सोचने पे याद आ जाएंगे। ये सभी में से कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में इंसुलेटर बोलकर हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, हम इनको एक बड़ा सुंदर सा नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो नाम है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक। हमारे पास सुंदर सा वर्ड इसलिए क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यही वर्ड बोलना, ये वर्ड को इस चैप्टर में अवॉइड करना। अवॉइड यूजिंग द वर्ड इंसुलेटर, start using the word dielectric. Dielectrics are actually insulators. उनका पर्पस ये है कि चार्जेस को एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने से या रिपेल होकर दूर भागने से रोकना, मतलब उसको स्टेशनरी मेंटेन करके, ठीक है, उसको स्टेशनरी मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो अगर हमारे पास वैक्यूम नहीं है, टेंशन नहीं, हम कोई ना कोई मीडियम लेंगे, लेकिन वो मीडियम कंडक्टिंग मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम चाहिए, मतलब वो भी चार्जेस को रोक सकता है। अगर बच्चे हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो फिर एप्सिलॉन के नीचे ये जीरो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? हम जब बोल रहे कि हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे कोई वुड रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया, जीरो का मतलब तो फ्री स्पेस का वैक्यूम का, जीरो का मतलब आपके वैक्यूम का कुछ नहीं था, तो हमने कुछ तो भी डाल दिया, वो जीरो लिखना चाहिए क्या? नहीं लिखना चाहिए। तो अगर हमने जीरो नहीं लिखा, सिर्फ सादा सादा एप्सिलॉन लिख दिया, इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द गिवन मीडियम और द गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो साथ में अगर जीरो चिपका दिया तो वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, फिर वहां पे वैक्यूम। तब आपको वैक्यूम नहीं बोलना है, वैक्यूम के बदले क्या बोलोगे? फ्री स्पेस। और उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट बोलना है, क्या बोलोगे? टाइम। तो अगर हमें एप्सिलॉन किसी डाइलेक्ट्रिक में देखना है तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, और अगर हमें उसे किसी फ्री स्पेस में देखना है, वैक्यूम में देखना है, तो एप्सिलॉन जीरो लिखेंगे, ठीक है। बोलेंगे सर ये एप्सिलॉन वर्ड तो उसका सिंबल का नाम हुआ, उसका फिजिक्स में नाम क्या है? फिजिक्स में इसका नाम है बच्चों इजाजत देना, परमिट करना, परमिटिविटी, परमिटिविटी इसका साइंटिफिक नेम है, परमिटिविटी। अब किताबें पढ़ लेंगे प्रॉपरली तब भी आपको परमिटिविटी का सही मीनिंग नहीं मिलेगा, तो मैं आपको इन ब्रीफ थोड़ा सा परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सुनने में इंटरेस्टेड है तो परमिटिविटी का मीनिंग बताता हूँ। एग्जाम में, बोर्ड्स में या एंट्रेंस में परमिटिविटी का मीनिंग नहीं पूछेंगे, बोर्ड्स में भी नहीं, एंट्रेंस में भी। इच्छा है तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ो, बता दो, ठीक। एक मिनट के परमिटिविटी समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चार्ज Q1, यहाँ पे कोई दूसरा पर्टिकुलर चार्ज Q2 से माइनस Q2, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशनल डिस्टेंस है दैट इज से R। अब ये चार्ज को उसके पास जाकर बैठना अलाउड नहीं है, उस चार्ज को इसके गोदी में आके बैठना अलाउड नहीं है, दोनों को स्टेशनरी रहना कंपलसरी है ना। ये दो चार्जेस डिस्टेंस वगैरह भूल जाओ फिलहाल है वहां पर, ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते। तो हमारा कहना है कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर में कोई इनविजिबल लाइंस देता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, वो फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ ऐसी लाइंस जाती है
ठीक है, आंखों से भले दिखाई नहीं देती बट दे डू एग्जिस्ट। ठीक है, ये लाइंस को यहां से वहां जाना देना इस द मीडियम का परमिटिविटी। नहीं समझा तो चलो ऐसे समझो कि मैं इस क्लास में खड़ा हूं, आई एम द डाइलेक्ट्रिक ऑफ दिस क्लास। बॉयज यानी पॉजिटिव चार्ज, गर्ल्स यानी नेगेटिव चार्ज। ये भी इमेजिन कर लिया, बॉयज मतलब पॉजिटिव चार्ज, गर्ल्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और मैं हूं डाइलेक्ट्रिक। तो कोई लड़का अपने बेंच से उठ के लड़की के बाजू के बेंच में जाके नहीं बैठ सकता, हाय हाउ आर यू, ऐसा नहीं कर सकता। जब डाइलेक्ट्रिक क्लास में मौजूद हो तब। डाइलेक्ट्रिक क्लास के बाहर तो कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर पहले देखे थे ना आपने। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। तो डाइलेक्ट्रिक कर क्या रहा है, चार्जेस पहले पॉजिटिव चार्ज बॉयज और नेगेटिव चार्ज गर्ल्स को क्लास में स्टेशनरी बना के रखा है। हाँ या ना? सी द फैक्ट कि मैं भले ही आपको यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे बिठा के रखा हूँ, कि लड़का लड़की को ऐसे देख तो सकता है। तुम्हें इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, बैठे बैठे इशारे कर लिया। ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद नहीं मिलोगी। अच्छा कल ठीक है, आपको बैठे बैठे जो इशारा हो रहा है, यहाँ से वहां तक जा रहा है तभी तो दिखाई पड़ रहा है, वहां से यहाँ तक आ रहा है तभी तो दिखाई पड़ रहा है, या ना? ये लाइन्स को डाइलेक्ट्रिक रोक पाया क्या? नहीं, डाइलेक्ट्रिक ने उस लाइन्स को जाने की परमिशन परमिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ, या एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ जो अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्सेस की लाइंस लगाता है, इसे लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स, अपोजिट चार्ज में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की लाइंस बोलेंगे, लाइक चार्जेस में से फोर्स ऑफ रिपल्शन की लाइंस बोलेंगे। इस तरह की लाइंस मीडियम अलाउ करता है जाने देने के लिए। ध्यान दे, मीडियम से चार्जेस इन लाइंस को जाने देने की परमिशन देता है, इन चार्जेस को अपनी जगह छोड़ के जाने की परमिशन नहीं। तो परमिटिविटी किस चीज के लिए है? एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर बैठे बिठाए अपना इन्फ्लुएंस डाल सके, उसके लिए परमिटिविटी। परमिटिविटी किसके लिए नहीं है? चार्जेस को खुद को मूव होने देने के लिए परमिशन नहीं। इज द वर्ड परमिटिविटी समवॉट क्लियर टू यू? पक्का? ये इंटरेक्शन का जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, जो लाइंस के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये अलाउड है, बट चार्जेस को मूव होना, पर्सनली चार्जेस को मूव होना डिसअलाउड है। किसकी परमिशन मिली और किसकी नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। चार्जेस को मूव होने की परमिशन नहीं मिली, चार्जेस को एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की लाइंस का फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स लगाने की परमिशन नहीं मिली। ये परमिशन किसने दिया? इनके विषय को वैक्यूम हो सकता है, उसने दिया। इनके विषय को डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, उसने दिया। ठीक है, अगर बीच में वैक्यूम है यानी कि फ्री स्पेस, तो मैं बोलूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम होगा तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम के लिए सिर्फ जीरो मत लिखना, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ तो है। ये बात समझ आई या नहीं है? हाँ या ना? अब एक सिंपल सी बात, आप करंट के लिए पढ़ते थे कॉपर की कंडक्टिविटी अलग है, सिल्वर की कंडक्टिविटी अलग है। करंट तो हम सब में से दौड़ा है, कॉपर का मटेरियल जब बदल दो सिल्वर के मटेरियल से तो कंडक्टिविटी बदलती थी। ठीक उसी तरह से बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे वुड रखा, वुड को हटा के प्लास्टिक, प्लास्टिक को हटा के से माइक हटा दिया, मैं मटेरियल बदल रहा हूँ। क्या सारे मटेरियल देंगे? कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा? मतलब डिफरेंट मटेरियल्स विल हैव different permittivities, different materials will have different permittivities। कोई मटेरियल कम लाइंस जाने देगा, बोले नहीं मेरी इच्छा है कुछ लाइंस जाने देने की परमिशन देने की। कोई बोलेगा भाई जितने जा रहे उतने तो ठीक है, मैं और भेजने को तैयार हूँ, जाओ रे बाबा और जाओ, परमिशन और दे दिए। किसी की परमिटिविटी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। क्या परमिटिविटी एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट हुआ? नहीं, परमिटिविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से कंपेयर करके देखे, ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो फिर से हमने साबित किया कि कूलम ने परफेक्टली चीटिंग नहीं किया था न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के फोर्स में जो कांस्टेंट आता था कैपिटल जी, उसका नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हमेशा रहता था। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो वैक्यूम में अपने धरती पे बना लूं मेरे घर में, या तुमने धरती पे बनाया तुम्हारे घर में, किसी ने ब्रिटेन में बनाया, किसी ने अमेरिका में बनाया, किसी ने चांद पे देखा, वैक्यूम तो नियरली सेम ही हो गया। अरे हाँ या ना? तो ये वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी, बट ये वैल्यू मटेरियल के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। तो एप्सिलॉन इज अ चेंजिंग फैक्टर, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, ये वेरिएशन ध्यान में आ गया। बट ग्रेविटेशन के केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 करते थे, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसे हटा के जैसे कैपिटल जी लाते थे, ये हर हाल में ही कांस्टेंट रहता था। बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने हवा में रखा,
पर बाद में सेम दो ऑब्जेक्ट्स को सेम डिस्टेंस पे उठाकर पानी में डुबा दिया तो इसको नहीं फर्क पड़ा, उस वजह से इसको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो रहा है, दो चार्जेस को मैंने हवा में रखा है कांस्टेंट डिस्टेंस, बाद में सेम चार्जेस को उठा के पानी में डाल दिया तो सेम कांस्टेंट डिस्टेंस, तो क्या हुआ, ये वैल्यूज बदल गई। ये वैल्यूज जैसी बदली तो फोर्स का फॉर्मूला हम बनाने के बड़े करीब आ गए। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लिया था, स्क्वायर और डिस्टेंस लिया था, इसको हटा के क्या डाला था K, एंड K वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हमारा फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। हाँ गया तो बच्चों अब मेरा क्या कहना है, ध्यान से सुनो कि जैसे जैसे मीडियम बदलोगे तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी और इसकी वैल्यू जैसे जैसे बदलते जाएगी वैसे वैसे इसका असर इस पे भी बढ़ेगा। आया ना, तो ये यूनिवर्सल फोर्सेस नहीं है, यूनिवर्सल फोर्सेस से मतलब हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी। ये बात समझिए, क्योंकि ये मीडियम टू मीडियम चेंज होगा। लेकिन यहीं पे इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉ बात करें तो कैपिटल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे हवा में स्टडी करो या पानी में जाके स्टडी करो या वैक्यूम में जाके स्टडी करो। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको फर्क पड़ता है। अब पानी में लोगे अलग वैल्यू देगा, माइका में लोगे अलग वैल्यू देगा, ग्लास में लोगे अलग वैल्यू देगा, मीडियम के बदलने से इसकी वैल्यू बदलेगी। इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड कांस्टेंट जस्ट लाइक दिस। कैपिटल जी इज नॉट अफेक्टेड बाय मीडियम बट एप्सिलॉन इज अफेक्टेड बाय मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये बात ध्यान में, इसलिए जो कंपैरिजन दे रहा हूं ध्यान से पढ़ना। ये जो बात बोला अभी किताबों में प्रॉपर्ली लिखी नहीं है, आपके एमसीक्यूज बनते इसके ऊपर, ये बदलते रहता है और वो बदलता नहीं है। एप्सिलॉन बदलेगा तो 1/4 में एप्सिलॉन नहीं बदलेगा। इससे कब कांस्टेंट है, जब मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम की, यानी कि फ्री स्पेस की। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, 1/4 में एप्सिलॉन नॉट विल आल्सो बी ए कांस्टेंट। ये बात समझ गई? अरे हाँ या ना, फटाफट इसको वर्कआउट कर लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, कंबाइन किया तो ये आया, प्रोपोर्शनल के हटा हुआ तो इक्वल टू कांस्टेंट आया। इसके को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इन फ्री स्पेस, इन स्पेस जीरो लगाया ना इससे फ्री स्पेस, उसकी की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट डू आई गेट देन दिस, a के बदले इसको डाल दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया इन फ्री स्पेस। चार्जेस को हमने कहां रखा है, वैक्यूम में, यानी कि फ्री स्पेस में। तब ये लॉ है। इसमें हम नया शब्द क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट का नाम वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एग्जाम में इसका आपको फॉर्मूला बनाने को बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ सकते हैं, मे बी समटाइम्स उसके डायमेंशंस भी पूछ सकते हैं, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर अगर आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो उसे यहां लाओ, फोर्स को लिख सकता हूं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस का नाम, दूसरा नाम वैक्यूम। वैक्यूम लिखना मना है, फ्री स्पेस से लिखना। एयर की परमिटिविटी फ्री स्पेस के वेरी क्लोज होती है, इसलिए कभी कभी इसको एयर की भी परमिटिविटी मान लें, वेरी क्लोज, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखा। अब मुझे अगर एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो मैंने इधर किया, फोर्स को इंटरचेंज करके यहां लाया, तो इससे देखो कैसे हम यूनिट बना सकते। रेडी फॉर दैट? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो बोलो 1 को यूनिट है, Q को Q1 इज चार्ज, बोलो क्या यूनिट, कूलम, मल्टीप्लाइड बाय Q2, Q2 इज अगेन चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय कूलम, डिवाइड बाय फोर्स का यूनिट न्यूटन। 4 इज अ नंबर, कोई यूनिट नहीं है। pi इज अ प्योर नंबर, कोई यूनिट नहीं है। pi पता है ना, प्योर नंबर, ये प्योर नंबर्स को यूनिट नहीं होता। फिर r स्क्वायर, r यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर और स्क्वायर के स्क्वायर, तो क्या मैं इसे लिखूं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो इसे ऐसे लिख सकता हूं कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर 1 का डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में लाया तो -1, मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में प्लस में था, ऊपर आ गया तो माइनस। तो पढ़ेंगे कैसे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स, माइनस को इनवर्स पढ़ना। क्या बोले बेटा, फिर से रिपीट करो, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते चलना। हम कर क्या रहे, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बनाना चाह रहे थे, इसको हमने शिफ्ट किया इधर और बदले में फोर्स को लेकर आके एक्सचेंज में गया, ये फॉर्मूला दिख गया। अब सारे राइट हैंड साइड के यूनिट्स पता कर लो तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने डिराइव्ड यूनिट्स करके चैप्टर 1 में सीखा था, इधर के फिजिक्स का डिराइव्ड यूनिट्स। राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे फॉर्मूले में सब यूनिट्स इकट्ठे लिख लो तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मिल जाता है। तो मैंने देखना शुरू किया कि राइट हैंड साइड पे कौन कौन है, तो आई गॉट 1 को यूनिट,
क्योंकि प्योर नंबर है। 4 को कोई यूनिट प्योर नंबर है, 5 को कोई यूनिट नहीं है, प्योर नंबर है, तो उनको यूनिट्स नहीं है, भूल जाओ। अब न्यूमरेटर में कौन कौन है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो चार्ज में कूलम होता है ये तो पता है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज तो उसके और एक बार कूलम देना पड़ेगा। डिवाइड, ये डिवीजन, तो मैंने अपॉन लगा दिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, पावर में 2 था तो मैंने पावर में 2 लगा। 2 बार कूलम लिखने के बदले में से ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलम स्क्वायर। ये डिवीजन को हमने अपॉन बोल दिया या पर बोल दिया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना लिखने से मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, इतना लिखने से मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। कभी कभी टीचर्स न्यूमेरिकल्स में इसे ऐसा एक्सप्रेस करने के बदले ऐसा कर देते, कूलम स्क्वायर तो ठीक है, न्यूटन डिनोमिनेटर में था, पावर 1 ऊपर आ जाएगा तो पावर -1, ये समझते हो ना। 1 by x is x to the power -1, 1 by x square is x to the power -2, 1 by x cube is x to the power -3। वो नियम लगा दिया। तो न्यूटन का पावर डिनोमिनेटर में 1 था तो आया तो -1, मीटर का पावर डिनोमिनेटर 2 था, न्यूमरेटर में लाऊंगा तो -2। अब देखो अपॉन वाली लाइन मिसिंग, तब ये पावर्स चेंज हुए, आइदर दिस वे और दैट वे, बोथ आर करेक्ट। ये बन गया इसका यूनिट, पक्का। अब स्मार्ट टीचर्स कैन इवन आस्क यू फॉर इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे निकालोगे? तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन वुड बी इक्वल टू, बच्चों 1 इस नंबर, कोई डायमेंशन नहीं है, 4 5 नंबर से कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? चार्ज, चार्ज कितनी बार है? 1 and 1 2 टाइम्स, स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय नीचे कौन बचा? फोर्स, फोर्स के डायमेंशन r यानी डिस्टेंस, उसका पावर क्या है? 2, डिस्टेंस के डायमेंशन के स्क्वायर। यहां तो समझा। अब चलो सबके डायमेंशन बनाना शुरू करते हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए क्लास में चार्ज कौन करता? आशीष करवानी। ये चार्ज के डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ चार्जेस आशीष करवानी। जिसे नहीं समझा स्टेप पढ़ा के देता हूं। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, अरे हाँ या ना, तो देयरफॉर चार्ज इज करंट इनटू टाइम। ये टाइम मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या तक समझा गया? चार्ज इज करंट इनटू टाइम, कोई अड़चन नहीं, ठीक। अब डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। करंट के डायमेंशन को आई भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, जो आपको पसंद है, और टाइम के डायमेंशन को कैपिटल टी बोलते हैं। अब इतना हर बार डिराइव करना कन्वीनियंट नहीं है, तो कैसे याद रखना? हमें पढ़ाई के लिए, फिजिक्स के लिए कौन चार्ज करता है? आशीष का वर्क, ठीक है। तो Q इक्वल टू 8, ऐसे याद रह जाएगा। एक चार्ज है बचा, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए टी। लेकिन पावर में क्या है? 2, 2 बार चार्जेस थे, मैंने पावर में लगा दिया 2 अपॉन फोर्स। फोर्स तो रटे रटाए घूम रहे हो, इसको याद है फोर्स के डायमेंशंस, ये में बेहतरीन तरीके से रटे। बोल बेटा, वेरी गुड, ठीक है। कैसे याद रखना? -2 तो याद आ रहा होगा कि अब अपने को इसको याद करने के पीछे अपने आधा घंटा 1 घंटा क्यों बर्बाद किया? छोटे फोर्स आते ही रहते हैं अपने, किसी भी टाइप का फोर्स क्यों ना, डायमेंशन ये रहेगा m1 n1 p1। r यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस में मास होता क्या है? लेंथ होती, यस, डिस्टेंस में लेंथ होती है। कितनी बार लेना है लेंथ मुझे? 4 बार, ये समझ गए। डिस्टेंस में टाइम नहीं होता, तो टाइम का फैक्टर छोड़ते हैं, ठीक है। m0 l2 t0 टाइम रहेगा नहीं ना डिस्टेंस में। इसे सिंप्लीफाई करो, a का पावर 2 तो a स्क्वायर, t का पावर 2 t स्क्वायर, नीचे का -2 ऊपर ले जाऊंगा तो +2, ये -2 पर जाएगा तो +2, और बाकी m1 को ऊपर ले जाओगे तो m-1। तो l में देखो यहाँ पे 1 और 2 है, मिला के नीचे में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में l3, 1 + 2 is 3, मैं ऊपर भी लाने वाला हूँ सर, l-3, ये समझा क्या? इसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिखो बच्चों में? फाइनल वर्जन m-1 l-3 t 2 + 2 4 और a 2। MLT तो पहले लिखते थे 11 तक, अब नया क्या आ गया? a। कुछ किताबें a के बदले i लिखती है, कुछ किताबें a के बदले i लिखती, तो i⁻² भी लिख सकते इंस्टेड ऑफ a⁻²। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन किसका?
एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो मैंने पूरी एंटायर एक्सरसाइज बता दी, किताबों में प्रिंटेड नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप फोटो ले लो ताकि आपको स्ट्रेस में कंफ्यूजन ना हो। वैल्यू के एग्जामिनर चाहता है कि आप ऐसा लिख के दिखा दो, बट रट्टा मार के जाओगे तो कुछ ना कुछ पावर गड़बड़ा जाएगा, इसको ऑन द स्पॉट डिराइव करने में रखना है, तो डिराइव करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। हो गया इतना, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो हमने अभी इसका यूनिट भी बना लिया बच्चों, ठीक है, और इसका डायमेंशन भी बना लिया, नाम मीनिंग पहले समझ चुके थे इसके साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12, यूनिट क्या था याद है क्या? ये बनाया था, इसके लिए क्या था? कूलम स्क्वायर, इसके लिए पर, फोर्स के लिए न्यूटन, कोई यूनिट नहीं था, इसके लिए मीटर, बराबर। ये वैल्यू कहां से आई? तो बच्चों एक्सपेरिमेंट से आई, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये यूनिट के साथ इतनी वैल्यू आती है, आप देख सकते हैं -12, मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, और -12 नेगेटिव में 12 इज वेरी स्मॉल, ठीक है। यूनिट आ गया, ये 1/4πε0 आप अलग से सॉल्व करना तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद बहुत फुर्सत है, प्लीज ट्राई करना। 1/4π3.142 into epsilon naught is 8.85 into 10 to the power -12। मैं इसको अलग से सॉल्व करने का सजेशन क्यों दे रहा हूँ, आपको याद होगा, तो इसी को हमने थोड़ी देर पहले के बोला था, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करो, उस मेजॉरिटी टाइम्स ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाला कांस्टेंट रहेगा। हर बार इतना कैलकुलेशन करना सब में टाइम कंज्यूमिंग है और वेस्टेज ऑफ टाइम, तो इसका आंसर बहुत सुंदर आता है। ये आपको मिला है कि 9 into 10 power 9, क्यों इतनी मेहनत करें एग्जाम में? हम लोग एक बार घर में बैठ के कर लो, डिवाइड कर लो, चेक कर लो, अगर यकीन नहीं है तो, और यकीन है तो डायरेक्ट मान लो, इतना होगा, ठीक है। वंस यू डिवाइड दिस यू गेट दिस। हर बार फिर हम न्यूमेरिकल में करेंगे क्या? कोड में टीपी के समाधान के बाद पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर अगले स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू। टीचर वाले का स्टेप्स दिखाया, मतलब बच्चे ने कैलकुलेट किया और हमने अपना क्या किया, टाइम बचाया। गेटिंग माय पॉइंट? आप ट्राई करना चाहे तो डेफिनेटली करें, इसको सिंपलीफाई करके इस नंबर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस के, यानी कि 1/4π9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट बदल गया, यूनिट क्यों बदल गया बेटा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ऑफ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो गया। अब ये बात यूनिट चेंज क्यों हुआ? एप्सिलॉन नॉट जब न्यूमरेटर में था, ये यूनिट वो डिनोमिनेटर में, तो यूनिट इंटरचेंज हो गया, डिनोमिनेटर कम्स टू न्यूमरेटर, कूलम स्क्वायर जो न्यूमरेटर में दैट गोस टू डिनोमिनेटर। क्लियर यहां तक? कोई डिफिकल्टी नहीं? तो शायद एज्यूम कि आपको कूलम्स लॉ का फार्मूला भी अच्छे से समझ गए, वाले टर्म्स भी क्लियर है। अब सिर्फ एक चीज बची है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन थैंक यू वेरी मच।